Welcome to Chemistry for You. It is your class corresponding to chemical bonding. Chemical bonding के क्वेश्चंस करेंगे. केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस जो कि हमने लिए हैं बुक से. केमिकल बॉन्डिंग क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक इटसेल्फ. तो बुक से हमने क्वेश्चंस लिए हैं और बुक्स के नाम भी हमने लिखे हुए थे, हुई और मैस्लाटा. तो जनरली क्वेश्चंस देखेंगे, बुक के क्वेश्चंस हैं. आपको नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, बिल्कुल न्यू क्वेश्चंस मिलेंगे केमिकल बॉन्डिंग के. ठीक है, तो उसमें जनरली हमने जो क्वेश्चंस रखे हैं वो आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में मिलेंगे, वो आपको एमसीक्यू की फॉर्म में मिलेंगे, वो आपको एमएसक्यू की फॉर्म में भी मिल सकते हैं. उसमें एमएसक्यू होगा तो पहले ही आपको बता दिया जाएगा. ठीक है दोस्तों, तो चले स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन आज का केमिकल बॉन्डिंग, जो कि आपका फेवरेट टॉपिक है और आपने किया हुआ भी है. पहला क्वेश्चन, ओहो हो भाई वाह, कमाल का क्वेश्चन आ गया शुरू में ही, और ये तो बहुत बड़ा बड़ा आ गया लिखा हुआ. एक बार मुझे बताओ ये दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है, तब मैं स्टार्ट कर देता हूं. पहला क्वेश्चन आज का कह रहा है स्टेटमेंट को कंसीडर कर लीजिए. कर लो कंसीडर, आप तो कंसीडर करने में चैंपियन हो. कह रहा है कि CH3 होल ट्वाइस COH होल ट्वाइस इज अनस्टेबल एंड प्रोड्यूस्ड वाटर, बट CH3 होल ट्वाइस CiOH2 डज नॉट लूज वाटर. पहला क्वेश्चन देखो कितना प्यारा आ गया रही. ओहो, पहला ही क्वेश्चन बहुत बेहतरीन वाला बन गया है. तो क्वेश्चंस की तरफ ध्यान से देखो बेटा, क्या कह रहा है. कह रहा है कि जो CH3 होल ट्वाइस COH होल ट्वाइस है इज अनस्टेबल एंड प्रोड्यूस वाटर, बट CH3 होल ट्वाइस SiOH होल डज नॉट लूज वाटर. पहले का स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स? टेल मी. ओहो, क्वेश्चन तो बड़ा बढ़िया जी. दूसरा, कंपाउंड विद लिंकेज SI डबल बॉन्ड SI इज रेयर. ये बताइए, कंपाउंड जो लिंकेज SI में होता है वो रेयर होता है. और करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इन कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग इज दिस वन. टेल मी. तो पहला ही क्वेश्चन ये तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बन गया. इसका आंसर आपको देना है. आंसर इसका कितने लोग दे पाएंगे पता नहीं, पर क्वेश्चंस बहुत बढ़िया है. काहे का क्वेश्चंस? बॉन्डिंग का क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन बॉन्डिंग का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सौविक दत्ता ने कहा सारे सही है मेरी तरफ से. लखन शर्मा ने कहा ट्रू है बात, तो ट्रू बात है. यस, तो पहला वाटर इसलिए खो देता है क्योंकि पहले में बन जाता है CH3 डबल बॉन्ड दिस और C डबल बॉन्ड O में P पाई 2P ओवरलैपिंग है, इसलिए उसकी बॉन्डिंग बेटर है, इसलिए वो खो देता है. लेकिन SI वाला नहीं खो सकता, क्योंकि SI में जो ओवरलैपिंग बने वो ओवरलैपिंग कैसी बनेगी बेटा? 2P 3P, वो ज्यादा स्टेबल होती नहीं. तो बिल्कुल ठीक है, पहला तो बिल्कुल सही है, क्योंकि खोने के बाद जो बन रहा है वो स्टेबल है कि नहीं. लाखन ने सी कहा कि पहली और दूसरी बात सही है. दूसरा ऑप्शन हमने लिखा है कंपाउंड विद SI इज रेयर. अब इसका मुझे एक्सप्लेनेशन देंगे भाई लोग मुझे इसका एक्सप्लेनेशन देंगे कि SI का जो कंपाउंड फॉर्मेशन है वो रेयर होता है. भाई लोग, आप जो भी भाई जुड़े हुए क्वेश्चंस का लेवल मुझे बता देना. एक्सप्लेन्स व्हाई कंपाउंड विद SI लिंकेज इज रेयर, ऐसा क्वेश्चन तो आपसे पूछ सकता है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो SI रेयर क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद पाई की बनने की टेंडेंसी कम है, क्योंकि 3P का रेयर होता है. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सोहिक दत्ता. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इन कंपाउंड ऑन द बेस ऑफ ओवरलैपिंग के बेस पे बताओ बेटा. F2HFH2 सही है कि नहीं है ये ओवरलैपिंग का पैटर्न? सोहिक दत्ता ने कहा सी होगा आंसर. लाखन शर्मा ने सी कहा, उन्होंने अपना आंसर चेंज कर दिया सोहिक दत्ता ने. सर HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टेस्ट सीरीज है, आई क्या है? आएगी क्या है? होगी वहां पे, आएगी क्या क्या पता नहीं, पर है वहां पे शायद. एक बार जाके आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर लो बेटा, इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर लो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर खाली केमिस्ट्री चाहिए तो असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई भी टेस्ट सीरीज लेना, लेकिन अगर राजस्थान GS भी चाहिए तो फिर तो आपको देखनी पड़ेगी, होगा वहां पे. RPSC का तो कोर्स भी चलाते हैं तो होगा वहां पे. तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, इसमें क्या प्रॉब्लम क्या हो गई आपको कि भाई ये सही है ये गलत है? इसमें कौन गलत बता रहा है? सोविक दत्ता ने तो सर इसका गलत बता दिया आंसर. सोविक दत्ता ने तो सर इसका आंसर गलत बता दिया. तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है आपको? PP की ओवरलैपिंग है, PS की ओवरलैपिंग है, SP की ओवरलैपिंग है. क्या ऑर्डर होता है? हेलो सर, ब्लैक स्क्वाड गेमिंग कह रहे हैं हेलो. अरे हेलो की कौन सी बात है? आंसर बताओ बेटा आप. यस, टेल मी द आंसर. यस, PP इज बेटर. यहाँ पे PP है, यहाँ पे SP है, यहाँ पे SS है. तो ओवरलैपिंग किसकी बेटर? PP की, फिर क्या SP की, फिर क्या SS की. बिल्कुल सही है, डी आंसर होगा इसका. ये सी वाले कौन से थे रे? सी वाले थे मास्टर सारे. नहीं, पहले सुख दत्त ने डी दिया था, बाद में सी करा उन्होंने. तो ओ माय गुडनेस, क्यों कर दिया उन्होंने? पता नहीं सर. क्यों कर दिया उन्होंने? पता नहीं सर. क्यों कर दिया उन्होंने? पता नहीं सर. तो पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ डी. पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ डी. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. PP SP SS, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ध्यान देना प्लीज. 1s इज गुड. हु इज सेइंग दिस 1s इज गुड? जाके देखना सिग्मा बॉन्ड के ओवरलैपिंग में PP का कॉम्बिनेशन क्या होता है. एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप जितना ज्यादा होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा बॉन्ड. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1s की तो ठीक है, 2s की है, यहाँ पे 2p की है, यहाँ पे ओवरलैपिंग किसकी है, 2p की है, यहाँ पे क्या है 1s की है, देखो 1s की है, यहाँ पे 2p की है और यहाँ 1s की है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूं, ये बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंटेन्स मॉलिक्यूल्स विद sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए कौन सा मॉलिक्यूल है, टेल मी। हाँ नंबर भी तो देखते हैं, नंबर ही तो देखे लाखन शर्मा जी, तभी तो बताया 2s2p दैट्स यस हाँ 2s2p 2p बेटर देन 2s2p देन 1s दैट्स टेल मी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का बताओ बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग राहुल कुमार कह रहे वॉइस नहीं आ रही है, अब तो आ गई होगी वॉइस। टेल मी द आंसर नाउ, टेल मी द पहला स्टेटमेंट पढ़िए, अगर सेंट्रल एटम तीसरे ग्रुप से बिलोंग करता है, तीसरे पीरियड से बिलोंग करता है या उससे ऊपर से बिलोंग करता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग एटम की 2.5 या उससे ज्यादा है तो हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। ऐसा कुछ पढ़ा जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा कुछ पढ़ा जाता है कहाँ, यस एक रूल होता है जिसको बोलते हैं ड्रैगो रूल, और वो ड्रैगो रूल क्या होता है वो आपको बताना है बस। ड्रैगो कंपाउंड भी आपने पढ़े होंगे, ड्रैगो। यस टेल मी द आंसर, पहला ट्रू है कि फॉल्स, टेल मी दिस वन। बी बता रहे, आंसर ही बता दिया उन्होंने कि पहला ट्रू है। ओहो पहला ट्रू है। सोविक दत्ता है क्या ये? राहुल कुमार विश्वकर्म कह रहे जी सर, वो इस नहीं आ रही, अब तो आ गई। ब्लैक स्क्वाड में कह रहे बी सर, आराम से आराम से आराम से, कंट्रोल कंट्रोल। ये ध्यान से पढ़ो, अगर सेंट्रल एटम बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड और ऑनवर्ड्स एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इज 2.5 और मोर। 2.5 माने कार्बन, 2.5 माने कार्बन, दैट्स वन। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा देन हाइब्रिडाइजेशन नॉट पॉसिबल। पहला ट्रू है कि फॉल्स? सोविक दत्ता ने कहा ट्रू। ये क्वेश्चन केमिस्ट्री फॉर यू के हैं, ये क्वेश्चन केमिस्ट्री फॉर यू के हैं। ये क्या आंसर? फॉल्स है। मोर नहीं होता, यहां लेस हुआ करता है, लेस हुआ करता है, यहां मोर नहीं होता, मोर नहीं होता, यहां लेस हुआ करता है। यस लेसर होता है, कार्बन से कम वाले होने चाहिए सराउंडिंग एटम। तो पहला हो गया फॉल्स। टेल मी द आंसर, अब बता दो आंसर क्या है, अब बता दो आंसर क्या है। यस अब बता दो आंसर क्या है। पहला फॉल्स है। यस लाखन शर्मा ने फॉल्स बताया और ट्रू बता रहे हैं सब। ब्लैक स्क्वाड गेमिंग के आंसर में ट्रू झलक रहा है, उनके आंसर में ट्रू झलक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल मी नेक्स्ट क्वेश्चन एज वेल। दूसरा, पी डज नॉट शो हाइब्रिडाइजेशन इन pf3। ऊपर वाले को पढ़ो और नीचे वाले का आंसर दो। दूसरा क्या है, पी कह रहा है हाइब्रिडाइजेशन नहीं देगा pf3 में। पी डज नॉट शो हाइब्रिडाइजेशन इन pf3, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पी हाइब्रिडाइजेशन, ऊपर वाले को पढ़ो और दूसरे वाले का आंसर दो। सोविक दत्ता ने फिर आंसर गलत दे दिया। दैट्स वेरी नाइस, दैट द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन। स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आया है, हल्का क्वेश्चन नहीं है। क्या है?
आपने अभी ऊपर बोला कि अगर सेंट्रल एटम थर्ड ग्रुप का, थर्ड पीरियड का सेंट्रल एटम है और उसके चारों तरफ जो सराउंडिंग एटम है उसकी इलेक्ट्रॉन 2.5 या उससे कम है, इसकी तो 2.5 से ज्यादा हो गई, अगर इसकी 2.5 से ज्यादा हो गई तो इसका मतलब क्या, हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स। ऊपर वाले के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दिया, एच के स्टेटमेंट ने भी गलत दिया आंसर, बिल्कुल गलत है आंसर, दूसरा भी फॉल्स है। लाखन शर्मा ठीक बता रहे हैं, पहला भी फॉल्स है, दूसरा भी फॉल्स है। वेरी नाइस क्वेश्चन इट इज, फिर से पढ़ लो ध्यान से, ड्रैगो कंपाउंड का क्वेश्चन है। फॉर्मेशन ऑफ PH4 इज डिफिकल्ट देन NH3, फॉर्मेशन ऑफ PH4 इज डिफिकल्ट देन NH3, ये कह रहे हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली, क्योंकि NH3 में क्या है, NH3 में लोन पेयर है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ लोन पेयर है, दैट इज द ब्यूटी। और ये क्या है, sp3 वाला है, और इसमें अगर लोन पेयर देखेंगे तो वो s में है, PH3 में अगर लोन पेयर है तो किसमें, s में है। एक लोन पेयर s का है, एक sp का, एक sp2 का, एक sp3 का, तो एनर्जेटिक लोन पेयर किसका होता है, sp3 का। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। PH3 में लोन पेयर s में है, यस, तीसरा बिल्कुल ठीक कह रहे हो, डी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, डी इज द आंसर, डी इज द आंसर। क्वेश्चंस देखो, ओहो कितना प्यारा क्वेश्चन था। ये कह रहे थे बॉन्डिंग में तो हम चैंपियन हैं, ओ चैंपियन लोगो, डी आंसर इज डी। देखो पहले वाले में बात गलत यह है कि जो सेंट्रल एटम है अगर वो थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है और उसके चारों तरफ सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रॉन 2.5 या उससे कम है, तब हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो इसका मतलब PH3 में हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है, जबकि PF3 में हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। अब जब PH3 में हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है तो जो लोन पेयर है वो पर्टिकुलर S के कोरस्पोंडिंग हो जाएगा, और जो NH3 है उसमें हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है तो उसका लोन पेयर जनरली क्या होगा, sp3 का होगा। तो एक S का है लोन पेयर, एक sp3 का, तो ज्यादा एनर्जेटिक कौन सा होगा, sp3 वाला होगा। इसका मतलब आराम से, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, NH3 वाला आराम से NH4 बना सकता है, PH3 वाला नहीं बना सकता। तीसरा बिल्कुल सही है आंसर, डी आंसर सही है, डी इज द आंसर। पूरा क्वेश्चन ड्रैगो को समर्पित कर दिया, पूरा क्वेश्चन ड्रैगो को समर्पित कर दिया। क्वेश्चन की तारीफ तो बनती है क्योंकि पूरा क्वेश्चन ड्रैगो को समर्पित कर दिया, क्वेश्चन की तारीफ तो बनती है। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन फिर से बहुत अच्छा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन पूरा ड्रैगो को समर्पित कर दिया। यही तो कह रहे थे वो कह रहे थे जी क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जो नए हो, क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो PYQ ना हो, क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो पहले कभी ना देखे हो। तो ऐसे तो क्वेश्चन है, ऐसे ही तो क्वेश्चन है। दैट इज वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलता हूं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिस वन, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन, एक थोड़ा टिपिकल एक थोड़ा लड्डू, एक टिपिकल एक लड्डू, ताकि सिमेट्री ऑफ द क्वेश्चंस बनी रहेगी, आपकी सिमेट्री ऑफ द क्वेश्चंस बनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लीज, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है क्वेश्चंस में। That is very important. Great question. Question is not great. Question is good. You can say this one. Great is very superlative term. Don't use superlative. Tell me the answer here. Which of the following molecule has the minimum CO bond length? Minimum CO bond length बताओ, बिल्कुल. That is very important. Minimum CO bond length बताइए. कौन सा इनमें सबसे कम CO bond length वाला होगा, जिसमें CO की bond length सबसे कम होगी? Tell me the answer. टेल मी द आंसर। CO बॉन्ड लेंथ सबसे कम किसमें होगी, जिसमें जनरली आप कहते हो, आंसर बताइए। तो सबसे लड्डू क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन। यस, एच के ने आंसर दिया, वी कैन से दैट, हाँ लाखन शर्मा ने ट्रू बोला, सौविक दत्ता ने डी दिया आंसर, लाखन शर्मा ने आंसर नहीं दिया। ब्लैक स्क्वाड गेमिंग, एच के ZN, यस जो भी लोग जुड़े हुए, राहुल कुमार विश्वकर्मा, जो वो इस जाते ही उन्होंने तुरंत इश्यू उठाया था, कंसर्न उठाया था। ब्लैक स्क्वाड गेमिंग ने बी आंसर दिया, बिल्कुल ठीक है, बी आंसर है। दैट इज बॉन्ड ऑर्डर से आप बता सकते हैं किसकी बॉन्ड लेंथ मिनिमम होती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करनी है, लाखन शर्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करनी है, वो ओवरलैपिंग पे डिपेंडेंट होती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करनी है, ओवरलैपिंग पे डिपेंडेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ, बहुत बढ़िया, फिर से स्टेटमेंट का आ गया, एक क्वेश्चन स्टेटमेंट का, दूसरा सिंपल, फिर स्टेटमेंट का, फिर सिंपल, फिर दूसरे स्टेटमेंट का, फिर सिंपल। सौविक दत्ता ने बी दिया, ब्लैक स्क्वाड गेमिंग ने बी दिया, लाखन शर्मा ने बी दिया, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल मी, अगला क्वेश्चन देखिए। बॉन्डिंग के तो आप मजबूत खिलाड़ी है, बॉन्डिंग के तो आप मजबूत खिलाड़ी है। टेल मी द आंसर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। CO बताया, राहुल कुमार विश्वकर्मा ने भी CO, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, PaCl5 इज पॉसिबल बट NCl5 इज नॉट। PCl5 इज पॉसिबल बट NCl5 इज नॉट। पहला क्या है, ट्रू है, बिल्कुल PCl5 पॉसिबल होता है क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल होते हैं, NCl5 के पास d ऑर्बिटल नहीं होते हैं। इसका मतलब PaCl5 क्या होता है, पॉसिबल होता है, NCl5 पॉसिबल नहीं होता है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहला तो बिल्कुल ट्रू है ही है, इसमें तो कोई बात है ही नहीं, पहला तो ट्रू है पक्का। दैट्स वन। स्टेटमेंट के क्वेश्चन देखिए प्लीज, ध्यान से क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूं,
टेल मी द आंसर। बिल्कुल लाखन शर्मा ने कहा पहला तो ट्रू है, क्योंकि PCl5 के पास d ऑर्बिटल होते हैं तो वो तो जनरली p के साथ d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं तो PCl5 बन सकता है। n के पास d ऑर्बिटल नहीं है तो NCl5 नहीं बन सकता है। ये तो पूरा भारत जानता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HOH बॉन्ड एंगल ऐसे लगा देना, HOH ऐसे बताना, HOH बॉन्ड एंगल इज ओनली 104.5, 4.1 डिक्रीज फ्रॉम द अमोनिया एंगल। अमोनिया के एंगल से डिक्रीज हो जाता है एंगल। तो दूसरा क्या है, क्या कह रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो पहला तो भाई साहब ट्रू हो गया, दूसरा क्या है, ट्रू है कि नहीं। सौविक दत्ता ने डी दिया आंसर। भाई साहब केमिस्ट्री फॉर यू के कर रहे हो क्वेश्चन, आप केमिस्ट्री फॉर यू के क्वेश्चन कर रहे हो, थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन करा करो आप। दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री फॉर यू। यहाँ 5 घंटे 4 घंटे क्वेश्चन है, 1 घंटे के लिए क्लास लेके आते हैं क्वेश्चंस बताने के लिए, पर सारे क्वेश्चंस बढ़िया मिलेंगे आपको। राहुल वी कुमार कर रहे हैं, एफ है आंसर। देखो NH3 का बॉन्ड एंगल कितना होता है, लगभग 106.6। H2O का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 104.5 दिस वन। और जनरली CH4 का बॉन्ड एंगल जो प्योर टेट्राहेड्रल उसका भी लिख लो भाई, उसका होता है 109.5। तो इनका जो डिफरेंस है कितना आ रहा है, 2.1। वहां क्या लिखा है 4.1, बिल्कुल गलत है। बॉन्ड एंगल डिफरेंस इंक्रीज होगा, कौन कह रहा है इंक्रीज होगा, दिस वन, टेल मी टेल मी टेल मी। तो ये देखो आप कितना 2.1 होगा, तो दूसरा तो बिल्कुल गलत हो गया। तीसरे पे आइए, ClF3 में सिलेफ बॉन्ड डिस्टेंस फॉर एक्सेल एंड इक्विनॉट डिफर करती है। ये डिफर करती है क्या, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ClF3 में सिलेफ बॉन्ड लेंथ डिफर करती है क्या, बिल्कुल डिफर करती है, ट्रू है। ClF3 में डिफर करती है क्या, बिल्कुल डिफर करती है। ये थोड़ी सी एक्सेल वाली लेंथी होती है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आंसर क्या होगा, 1 और 3, बी आंसर आएगा इसका, बी आंसर आएगा इसका। अब पता नहीं किसने क्या बताया, जिसने जो कुछ भी बता दिया होगा बस ठीक है वही मान लेंगे। वैसे तो भाई वही मान लेंगे, वो तो आंसर जब आपका पता चलेगा तब पता चलेगा पेपर में कैसा आंसर आ रहा है। देखो यहाँ पे इतना लेंदी क्लास नहीं हो रही, बिकॉज आवर कोचिंग इज नॉट कम्प्लीटली डिवोटेड और फुल्ली डिवोटेड टू ऑनलाइन, it is devoted to offline as well, so that is very important, devoted to offline as well and online ways. So we don't have so much time for this, we can say that हाँ, बट ओनली 1 आवर्स क्लास, 1.5 आवर क्लास भी अगर रोज चलती है तो उसके भी क्वेश्चंस अगर आप करें, बाद में चला लेंगे थोड़ी लेंदी सी, जैसे जैसे पेपर नज़दीक आएगा आपका। लेकिन अभी के लिए जितना चला रहे हैं उस पर फोकस कीजिए और उसके आंसर दीजिए, और वो भी अगर गलत दे रहे हैं ब्लैक स्पॉट क्या में करें, नाइस क्वेश्चन तो हमेशा अच्छे ही होते हैं। और केमिस्ट्री फॉर यू में तो भंडार HPSC में आपने देखा होगा, HPSC की हमने क्लास चलाई, बड़ी लेंदी क्लासेस चलाई HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ऐसे JRF के लिए चलाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात है कि क्वेश्चंस बने, अच्छे क्वेश्चंस बनने चाहिए। कुछ 1-2 क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन किसका था, स्टेटमेंट का, दूसरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दे दिया, तीसरा क्वेश्चन फिर स्टेटमेंट का, चौथा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दे दिया, पांचवा क्वेश्चन स्टेटमेंट का, तो छठा क्वेश्चन कैसा आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा सर। बिल्कुल ठीक है, छठा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दे दिया, ये रहा छठा क्वेश्चन, टेल मी द आंसर। फिर बाद में हम इनकी लेंथ भी बढ़ा देंगे क्वेश्चन की, सॉरी ड्यूरेशन भी बढ़ा देंगे क्लास की, उसमें कोई टेंशन नहीं, पर अभी नहीं बढ़ा सकते ड्यूरेशन, बिकॉज वी हैव ए लॉट ऑफ वर्क एज वेल। जैसे कि HPSC में उमंग सीरीज चल रही है, नेट का हमारे बैच की प्रिपरेशन चल रही है। नेट का बैच 5 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, 5 जुलाई से नेट का बैच स्टार्ट होने वाला है, नया बैच 5 जुलाई से होगा, और फिर किससे होगा, 5 जुलाई से और 1 अगस्त से 2 बैच हमारे चलेंगे नेट के लिए। CSR JRF नेट के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, उसमें CSR JRF नेट के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये देख सकते हैं 5 जुलाई और 1 अगस्त से। सौविक दत्ता ने आंसर ये बताया, राहुल कुमार बिल्कुल, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पी पाई बाय डी पाई बॉन्डिंग, SO3 बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पी पाई डी पाई इसी में पॉसिबल है। और कहाँ नजर आ रहा है, CN में, B में, कहाँ से आपको D नजर आ जाएगा, पी पाई डी पाई, बिल्कुल। विकास लोहान ने ये आंसर दिया, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। तो दैट इज यू हैव सीन द क्वेश्चन इन दिस वन आल्सो, टेल मी द आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन तो सब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान देखो। CSL4 डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलाइसिस अंडर नॉर्मल कंडीशन व्हाइल SiCl4 अंडरगो हाइड्रोलाइसिस। CSCl4 नहीं जाता, एक्सप्लेन करिए क्यों है, ऐसा डिफरेंस क्यों है। लाखन शर्मा ने ये बताया आंसर, क्वेश्चन का आंसर बताइए 8वें का। तो जनरली सारे क्वेश्चंस अलग अलग मिलेंगे आपको, HPSC का जाके देख लेना सीरीज, सब अलग मिलेगा, इसका देख लेना सीरीज, सब अलग मिलेगा। उमंग सीरीज हमारी HPSC मेंस के लिए चल रही है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की अलग मिलेगा, नेट के लिए क्वेश्चंस अलग मिलेगा, यस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अलग मिलेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। PGT के लिए अलग मिलेगा, PGT की सीरीज चलाते हैं तो उसमें अलग मिलेगा, सब जगह आपको क्वेश्चंस का लेवल अलग अलग मिलेगा, दैट इज द ब्यूटी।
टेल मी द आंसर नाउ। और पिछली बार की सीरीज देखोगे उसका अलग मिलेगा, अब की बार देखोगे तो उसका अलग मिलेगा। टेल मी द आंसर नाउ, क्योंकि भंडार है भंडार है भंडार है। टेल मी कह रहा है कि क्या कारण है कि CCl4 हाइड्रोलाइज हो जाता है पर SiCl4, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और CSl4 हाइड्रोलाइज नहीं होता है, SiCl4 जल्दी हाइड्रोलाइज होता है, उसका कारण क्या है? टेल मी द आंसर। कारण है उसका लार्जर एटॉमिक साइज, अवेलेबल डी ऑर्बिटल, लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कोऑर्डिनेशन एक्सपेंशन। तो इनमें से कौन सा आंसर ठीक लग रहा है आपको? हाँ, 8वें का आंसर बताना है आपको। क्वेश्चन आपका C4U का है। Whenever you talk about this one, that questions from C4U, then you have to focus on the yes आंसर पे थोड़ा ध्यान से आंसर लगाना प्लीज। ऐसे नहीं, हल्के क्वेश्चंस नहीं होते यहाँ पे। यहाँ पे सीरीज के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस चलते हैं, छोटे क्वेश्चंस हैं, बड़े क्वेश्चन है, हर टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। राहुल कुमार विजय शर्मा ने मैसेज रिटेक्ट कर दिया, सोहिक दत्ता ने मैसेज रिटेक्ट कर दिया, वो पहले किए हुए हैं सर उन्होंने। यस, लेखन शर्मा ने 8वें का ये बताया, सोहिक दत्ता ने भी बताया। इसका आंसर पूछ रहा था मैं तो। लार्जर एटॉमिक साइज है, हाँ वो तो है ही, ट्रू है बिल्कुल। दूसरा क्या, अवेलेबल डी ऑर्बिटल, यस ट्रू है, ये भी बात सही है, ये भी सही है। लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सही है, और कोऑर्डिनेशन एक्सपेंशन बिल्कुल सही है, सारे के सारे ट्रू है। अब आपको जनरली कंफ्यूजन क्या हो गया कि भाई हाइड्रोलाइज होने के दो कारण है, अवेलेबल डी ऑर्बिटल और वीकेंड से कोऑर्डिनेशन एक्सपेंशन, इसलिए लगा दे। लेकिन सहायता तो ये भी करेंगे, लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और लार्जर एटॉमिक साइज। लार्जर एटॉमिक साइज भी सहायता करेगा और लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सहायता करेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप कह सकते हैं, ये आप बता सकते हैं बाबू। SI का लार्जर एटॉमिक साइज होना, SI के पास डी ऑर्बिटल होना, उसकी लोअर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेटिव एक्सपेंशन होना, सारी चीजें सहायता करती है उसमें, सब चीजें सहायता करती है। तो अगर लिखने के लिए भी आ जाए ना ये क्वेश्चन, तो सारी बातें लिख देना कि भाई CCl4 का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सारी बातें हैं SI के लिए, SI के संदर्भ में बात कही गई है। तो आंसर ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको मिल जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए। यस दैट्स वन। टेल मी द आंसर ऑफ दिस। ये तो लड्डू क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लड्डू ले लो, हलवा ले लो, एक क्वेश्चन थोड़ा सा सब्जेक्टिव पैटर्न पे यानी कि स्टेटमेंट बेस्ड ले लो, एक क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड ले लो, एक लड्डू ले लो, हलवा ले लो। टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एज वेल। विच वन अमंग द फॉलोइंग हैज ए पिरामिडल शेप, कौन से के पास पिरामिडल शेप होगी, किसके पास इसमें पिरामिडल शेप है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेल मी द आंसर, किसके पास पिरामिडल शेप है आप बता सकते हैं इजीली। ये तो प्लेनर शेप है, 6-6/2 करके 0 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑब्वियस sp3 टाइप मिलेगा। तो प्लेनर आता है जनरली। FeCl3 यही पिरामिडल होगा, अरे भाई NH3 टाइप हो जाएगा, 5-2/2 बराबर 1 हो जाएगा। ये SpCl3 कैसा हो जाएगा, बिल्कुल यही आपका पिरामिडल होगा, दैट इज आंसर। आंसर इज बी। ये तो लड्डू क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन, बी आंसर। ये तो सबको देना चाहिए था, लाखन शर्मा ने भी दिया, सोहिक दत्ता ने भी दिया, ब्लैक स्क्वाड गेमिंग ने भी दिया, बिल्कुल ठीक दे रहे हैं आप आंसर। लाखन शर्मा ने भी दिया, सोहिक दत्ता ने भी दिया, ब्लैक स्क्वाड गेमिंग ने भी दिया, दैट इज वेरी नाइस। छोटे छोटे क्वेश्चन भी है, बड़े बड़े क्वेश्चन भी है। यस, टेल मी द आंसर ऑफ दिस। देखो जरा ध्यान से, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ज्योमेट्री XCOF4 की स्क्वायर पिरामिडल होती है, ज्योमेट्री XCOF4 की स्क्वायर पिरामिडल। तो एक क्वेश्चन बिल्कुल ऑब्जेक्टिव का, एक क्वेश्चन थोड़ा सा हाँ स्टेटमेंट बेस दे दूंगा, उसके बाद तभी तो मजा आएगा क्वेश्चंस करने में भाई। क्वेश्चंस का ऑर्डर अच्छा होना चाहिए, क्वेश्चंस का ऑर्डर अच्छा आ रहा है। टेल मी द आंसर, टेल मी द आंसर। क्या कह रहा है, XCOF4 कैसा होना चाहिए, स्क्वायर पिरामिडल होना चाहिए। चलो देख लेते हैं। XCOF4 है, ये क्या बोलेंगे, 8-2-4/2 यानी कि एक लोन पेयर हो गया, एक लोन पेयर हो गया, और 5 बॉन्ड पेयर है वो नजर आ रहे हैं, तो कितना हो गया, 6 हो गया। तो sp3d2 हो गया विद 1 लोन पेयर। sp3d2 विद 1 लोन पेयर कैसा होगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी आप। यहाँ डबल बॉन्ड O कर दो, यहाँ S कर दो, यहाँ S कर दो, एक जगह लोन पेयर रख दो, यहाँ पे लोन पेयर रख दो, चाहे वो तो बात बराबर है, बिल्कुल पिरामिडल आएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो जी, sp3d2 है और 1 लोन पेयर है, बिल्कुल पिरामिडल आएगा, ट्रू है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हो गया सर, पहला पक्का ट्रू है, पहला तो ट्रू है। यस, इसको ट्रू बता रहे हैं सब। लाखन शर्मा ने ट्रू बताया, ब्लैक स्क्वाड गेमिंग ने ट्रू बताया, मान लिया हमने आपकी बात की ट्रू है, ये पहला स्टेटमेंट पक्का ट्रू है। दूसरे के बारे में बताइए। अकॉर्डिंग टू VSFR थोड़ी SnCl2 हैज ए बैंड स्ट्रक्चर, ट्रू और फॉल्स। SN12 की बैंड स्ट्रक्चर होती है विद स्टीरियोएक्टिव लोन पेयर, स्टीरियोएक्टिव लोन पेयर होने के कारण उसकी स्ट्रक्चर बैंड होती है। टेल मी द आंसर, टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। डी आंसर बता रहे हूँ, ये तो मैं कह रहा हूँ ब्लैक स्क्वाड गेमिंग। क्वेश्चन C4U का है, ध्यान देना प्लीज। क्वेश्चंस बिलोंग्स टू C4U, क्वेश्चंस बिलोंग्स टू C4U। एक एक बात अच्छे से पढ़ी होनी चाहिए, एक एक बात पे आपका ध्यान होना चाहिए, तब क्वेश्चंस कर पाओगे। दूसरा क्या है, दैट इज अकॉर्डिंग टू VSFR द SnCl2 हैज ए बैंड स्ट्रक्चर विद स्टीरियोएक्टिव लोन पेयर। स्टीरियोएक्टिव लोन पेयर कह रहा है, स्टीरियोएक्टिव होता है कि इनएक्टिव होता है, यहाँ पे ये मुझे बताना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। SnCl2 का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो स्टीरियोएक्टिव होता है कि इनएक्टिव होता है, टेल मी टेल मी टेल मी। एक्टिव होता है कि इनएक्टिव होता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
लाखन शर्मा ने ट्रू बताया, सोविक दत्ता ने ट्रू बताया, आंसर का कंक्लूजन वो निकालने जा रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेल मी द आंसर। कह रहा भाई SAPR थ्योरी के अकॉर्डिंग एसेंशियल के बाद बेंट स्ट्रक्चर होती है और उसमें स्ट्रियो एक्टिव लोन पेयर कह रहा है, स्ट्रो एक्टिव लोन पेयर, एक्टिव और नॉन एक्टिव का आपको पता होगा आई थिंक सो, स्ट्रो एक्टिव और नॉन एक्टिव तो आपने पढ़े होंगे, तो एडवांस में बताते हैं कुछ लोग कि एडवांस टॉपिक है, जबकि वो एडवांस टॉपिक नहीं है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो कोई बात नहीं, वो तो एडवांस मान लो, आप उसको मान लो, उसमें कौन सी बात है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेल मी स्ट्रो एक्टिव है कि इनएक्टिव है? हाँ, स्ट्रियो इनएक्टिव रहता है, इनएक्टिव है ये, तो यहाँ पे ये बात गलत लिखी हुई है, ये क्या होगा, ऑब्वियस इट इज फॉल्स। तीसरा, द हाइड्रोलाइज रिएक्शंस ऑफ SiCl4, दिस वन SiH4 बनाती है, अभी आप कह रहे थे हो जाता है SiCl4 का हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, SiH4 फर्दर कंडेंस हो सकता है इसमें जा सकता है आगे जाके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें जा सकता है, तो फिर तो ये सही हो ही जाएगा, क्योंकि आप तो ऑप्शन से बता रहे हैं बेटा, तो ये भी ट्रू है, तो फर्स्ट एंड थर्ड आंसर बी आएगा। टेल मी द आंसर। अब ऐसे क्वेश्चंस आप कह रहे थे जी बॉन्डिंग तो मुझे आती है, बॉन्डिंग तो मैं कर लूंगा, that you are saying to me continuously, but I think so that you are not able to answer these question as well. That is very basic question so far. That is very basic question so far. I have taken some questions corresponding to bonding as well and found that you are not so comfortable in bonding as well. Tell me the answer of this question. चलो छोटे questions देखता हूँ. Let's try this one. Which one of the following compound has maximum ionic character? Fajans rule. Lokan Sharma says okay sir, got it. Sohik Datta says true. Lakan Sharma says true. That's very nice. Tell me the answer of this question as well. As you are not answering these questions, it means that you would like to reduce the time of the class as well. Time of the class is already very less. It is only 1 hour for us. That is very important. Tell me the answer of this question. Which compound has the maximum ionic character? You know very well. That is Fajan rule. Fajan rules you know very well, and you know that what happens in the Fajan's rules, that it is the charge increases, covalent character increases, that is the same as you move from Na plus to Mg2 plus to Al3 plus Si4 plus. It means what? Charge is increasing, positive charge is increasing so far. It means what? Size is decreasing, you should say. That covalent character is increasing, you should say. Covalent character increases. It means what? Ionic character increases in this way. So it means what? That NaCl is the answer. Ionic character of NaCl is there. Yeah, A is the answer. Black Squad Gaming says, Lakan Sharma says, answer is A. Yes, that should be A. That should be A. That's very nice. Question is very simple so far. That question, हाँ चलो ठीक है, एक ये बता दीजिए मुझको. That is very good question so far. In gaseous state, Cl2O6 is there. Each chlorine is sp3 hybridized, but in solid state, what happens? Solid state. Cl2O6, when we see that in the gaseous phase, it founds this one. Cl2O6 के बारे में आपको पता है कि Cl2O6 is nothing else but we can say gaseous state में chlorine is sp3 hybridized. You can't see these questions. हाँ, in my previous classes as well. You are not able to see these questions in previous classes as well. You know very well. Tell me the answer of this question so far. In gaseous state, Cl2O6 is chlorine is sp3 hybridized, but in solid state, what happened? Chlorine is only sp2 hybridized. Chlorine is only sp2 hybridized. sp3, it is sp3. Chlorine is sp3 hybridized. sp2 hybridized. sp3 hybridized. Chlorine is sp2 hybridized in cation sp3 anion. Chlorine is sp3 hybridized in cation sp2 anion. Tell me the answer. Cl2O6 we are talking about. When we are seeing that Cl2O6, what happens? Cl2O6 को जब आप देखेंगे तो क्या होगा? सोविक दत्ता से C is the answer. कैटायन में इतना होगा तो क्या क्या बनेगा? That is very interesting so far. Cl2O6 you are saying. So when this Cl2O6 we can say break up, it we get what? ClO2 plus, and we get what? ClO4 negative. So when you see this one ClO2 plus, what is there? ClO2 means what? That is 6 minus 4. You can say this one, that 7 is there. 7 minus 1 minus 4 by 2, that means 1. Lone pair is 1 and bond pair is 2. So we can say this one, that is 1 plus 2 is equal to 3. sp2 is there. Yes, nice. sp2 is there in it. sp2, here is sp2. Now you are taking Cl4, this one, that is Cl4 negative so far. So Cl4 negative, what we get? 7 plus 1 minus ka 4. That's very nice. Minus 7 plus 1 minus ka 8, you should say. Minus 8 upon 2, it is 0. Lone pair is 0 here. So we can say what? That 4 bond pair is 4 there. So it is sp3. That is very important. sp3 is there. sp3 in anion. Answer is C. Very good answer it is. C answer. So Lakan Sharma says C. Sohik Datta says C. That answer is C. Very nice question it was. So this type of questions may be asked to you in the paper as well. The questions
हाँ, obviously I am saying that you may solve these questions in, we can say that in the class as well, but you have to focus on the basic aspect of this one. छोटा questions ले लेता हूँ एक दो, ताकि you should be, yes, which of the following order is correct for dipole moment? What the correct order of dipole moment so far? That's very important questions. Dipole moment का order क्या होगा? You are studying your chemical bonding question. You are doing chemical bonding question. Today is Sunday. You know very well. Tell me the answer. Answer is that which of the following order is correct for dipole moment? And we will take lengthy classes also in this series. JRF 2025 जुलाई में 25-26-27 में पेपर है, तो we will take the lengthy series as well for this we can say particular examination. Book questions we are taking here mostly. Tell me the answer. Lakan Sharma says A. Souvik Datta says, we will take this one. Souvik Datta says that answer would be A. That's very nice. Next question. Souvik Datta C. Black Squad Gaming says A. How it is A? H2O dipole moment and S3 dipole moment you are talking about. That's very important. Which dipole moment is higher and what the value? You should remember at the value of these dipole moment as well. Lakan Sharma says A. So you should be, we can say dipole moment of NS3 is higher or H2 is higher. Tell me. That the major cause of questions that's so far. Dipole moment of H2 and S3. Value of dipole moment you should remember as well. Value of dipole moment, because it is very basic values. Very basic values. It may be answered like that कि match करो value को. Value of dipole moment of water and ammonia. Value of dipole moment of water and ammonia. Yes, water and ammonia. You may check it the values, because these values is important. Dipole moment of water and ammonia. Water is 1.85 and ammonia is 1.47. That's very important. Water की है 1.85 and ammonia is 1.47. Dipole moment value I am talking बताओ. This one. Value I am taking 1.85, 1.47. 1.85 and 1.47. 1.47 you should remember. So you should remember this one also. D by answer is what? NH2, NH3 and CSCl3. You should remember. You may check it. You are not going to check it. You should check it so far. So all answers are wrong. I think so that I should not take the class now. Reason is that you are not answering. You are not answering right. You are not answering, we can say, in proper way. You are losing your momentum as well, I think so. And if you are losing your momentum, then what is the benefit of taking the class? Check the value. Lakan Sharma says, okay sir, that you should remember the value. Oh, Black Squad Game says, oh, you are saying this one. Tripathi says, good afternoon sir. We are not here, we can say, to take this one. We are here after this one. NH3 is there. This one. So dipole moment of this one is higher. And we also explain this one कि dipole moment H2O का ज़्यादा है, फिर भी NH3 क्यों strong field ligand है, इसको explain भी किया जाता है. strong field ligand क्यों है जबकि dipole moment इसका ज़्यादा है. CFT को जब criticize करते हैं तो ये बात कह के करते हैं. CFT को जब criticize करते हैं तो ये कह के करते हैं कि भाई H2 और NH3 का जो order है, जो crystal field splitting जो order है, spectrochemical series का जो order है, वो reverse कैसे हो सकता है जब डाइपोल मोमेंट से. तो डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा? H2O का ज़्यादा. और जो आपका वी कैन से दैट लिगैंड फील्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वो ऐसा है. इसको एक्सप्लेन किया जाता है, उसका कारण बताया जाता है. क्या कारण बताया जाता है? कारण ये बताया जाता है जो MOT बताती है बाद में जाके कि ये ओनली सिग्मा डोनर होता है और ये क्या होता है? सिग्मा डोनर होता है. सिग्मा प्लस पाई होता है. और आपने पढ़ा है कि पाई डोनर वीकर होते हैं, उसके बाद सिग्मा डोनर आया करते हैं और उसके बाद पाई एक्सेप्टर आया करते हैं. ये जनरली स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ऑर्डर जनरली ऑर्डर दिया जाता है, जो किसके बाद दिया जाता है? ऑब्वियस MOT के बाद दिया जाता है. स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ऑर्डर दिया जाता है जो MOT के बाद दिया जाता है. लेकिन उससे पहले ये बताया जाता है कि CFT की कमी ये है कि अगर CFT प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन पे बेस्ड है, अगर CFT इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बेस्ड थ्योरी है, तो फिर डाइपोल मोमेंट H2 का ज़्यादा होते हुए भी वो वीक फील्ड लिगैंड कैसे हो गया? जब CFT तो आपने पढ़ी होगी, तो CFT में के ड्रामेक में बताया जाता है कि भाई स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरी तरह से CFT से नहीं समझाई जा सकती. H2O का अगर CFT पूरी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है तो डाइपोल मोमेंट H2O का ज़्यादा होते हुए भी वो वीक फील्ड लिगैंड कैसे हो गया? तो उसको एक्सप्लेन किया जाता है बाद में MOT से. MOT कहती है कि अगर उसमें सिग्मा डोनर के साथ पाई डोनर कैरेक्टर आया हुआ है तो वीक फील्ड होगा ही. अगर सिग्मा डोनर है तो उससे स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर पाई एक्सेप्टर है सिग्मा डोनर के साथ तो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. तो ये पढ़ा क्यों नहीं है आपने? ये तो मैंने कॉपी में लिखवाया हुआ है. CFT से एक्सप्लेन हो पाएगी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की नहीं, तो उसमें यहाँ पे यही बताया जाता है कि भाई नहीं हो पाती है. ये आपने पढ़ा होना चाहिए. ये तो मैंने बताया क्लास में भाई, क्लास में बताया हुआ है मैंने. दिस वन कोई बात नहीं.
कोई बात नहीं, आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एज वेल, दिस वन। त्रिपाठी ने गुड आफ्टरनून कहा, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। केमिस्ट्री 4U के बैच स्टार्ट, यस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बैच स्टार्ट हो रहे हैं। केमिस्ट्री 4U में 5 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है। 5 जुलाई से JRF के लिए, नेट के लिए, यस UPSC जियो केमिस्ट के लिए, जैम के लिए, यस ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच आप कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए, तो आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं 5 जुलाई से। यस उसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए, क्योंकि आज 15 जून हो चुका है, तो रजिस्ट्रेशन इज ऑलरेडी स्टार्टेड। 15 जून हो चुका है आज, रजिस्ट्रेशन इज ऑलरेडी स्टार्टेड फॉर दिस बैच, रजिस्ट्रेशन इज ऑलरेडी स्टार्टेड फॉर दिस बैच। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑलरेडी स्टार्टेड, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर, दिस वन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे आप कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं, सब कुछ, सारी चीज़ों की जानकारी आपको दी जाएगी। नाउ टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एज वेल। वेव फंक्शन कोरस्पोंडिंग टू sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इज दिस, ये वेव फंक्शन दिए हुए हैं। यस तो इनमें से कौन से वेव फंक्शन ठीक है? sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के लिए आपको वेव फंक्शन दिए गए हैं, तो कौन से वेव फंक्शन इसमें से ठीक है? टेल मी द आंसर। अब इसका जो आंसर बताएगा तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, that is very important. If you would like to learn the chemistry, if your friend is would like to learn the chemistry, if your relative anybody, विष्णु गुप्ता says good afternoon to all of you। जो भी लोग जुड़े हैं प्लीज आंसर देने की कोशिश कीजिए। वैसे हमें काफ़ी देर हो गई जुड़े हुए, और हमने बताया कि यूट्यूब पे इतना ज़्यादा टाइम यस वीडियो नहीं कर सकते हैं हम, 1 आवर्स के आसपास का टाइम कर सकते हैं। जैसे आपका पेपर नज़दीक आएगा, जैसे HPSC वालों के साथ हमने क्लास का लेंथ भी बढ़ा दिया था, तो इसका भी टाइम बढ़ा देंगे। लेकिन पहले हम HPSC को भी 1-1 घंटे की क्लास लेके पढ़ाते थे, और उसके बाद जैसे ही पेपर नज़दीक आया यूट्यूब में, तो हमने 200 क्वेश्चन की क्लास लेकर उनके क्वेश्चन करवाए थे बहुत सारे। टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विष्णु गुप्ता से गुड आफ्टरनून सर, ब्रेक स्क्वाड गेमिंग ने मैसेज रिट्रैक्ट कर दिया, आंसर दिया था उन्होंने, लेकिन बाद में उन्होंने उसको रिट्रैक्ट कर दिया। दैट्स वेरी नाइस, दैट्स वेरी नाइस। टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एज वेल। क्या कह रहा है? साई की वैल्यू इतनी है, साई 1 1/√3 साई s √2/√3। क्या ये सही है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात चल रही है, पहला ठीक है कि नहीं? टेल मी द आंसर, पहला ठीक है कि नहीं? लाखन शर्मा सर नेक्स्ट क्लास कब होगी एंड किस टॉपिक की होगी? नेक्स्ट क्लास कल ही होगी, क्लास तो रोज ही होगी। टाइम पीरियड हमारे पास इतना नहीं होता, पर क्लास रोज होती है। क्लास कल भी हुई थी 1 आवर्स की, कल भी होगी, उससे पहले दिन भी हुई थी। हाँ ये दूसरी बात है कि हर 2 दिन के बाद पिछली क्लास हट जाती है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री फॉर यू, दैट द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री फॉर यू। जो 1-1 घंटे वाली क्लास होती है वो हट जाती है, हर दूसरे दिन के बाद वो क्लास हटा दी जाती है। उसके बाद जनरली आप क्या कर सकते हैं? उसके बाद जनरली आप, इसका मतलब आपको 2 ही दिन में वो क्लास देखनी होती है। और जब लेंदी क्लास आएगी, जब 4-4 5-5 घंटे क्लास आएगी, तो रहेगी आपके पास। विष्णु गुप्ता ने आंसर सी कहा है कि पहला और दूसरा ठीक है। चलो पहले को देखते हैं कि भाई 1/√3 का स्क्वायर किया प्लस का √2/√3 का स्क्वायर किया, बिल्कुल ठीक, ये तो बिल्कुल ठीक है। 1/3 प्लस का 2/3 बराबर 1 आ रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। पर क्या यहाँ पे 2p है? क्या यहाँ पे 2p है? नहीं, यहाँ पे तो एक ही p रखा हुआ है, एक p रखा है, और यहाँ पे तो 2p है, तो ये कंफ्यूजन हो सकता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें लेंदी क्लास भी ली जाएगी, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आया हुआ है, तो उसके लिए भी क्लास लेनी होती है। उसके अलावा ऑफलाइन बैच चल ही रहा है हमारा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफलाइन बैच अभी चल ही रहा है, तो जैसे ही ऑफलाइन बैच हाँ समाप्ति की तरफ होगा, तो उस समय हम लेंदी क्लास ले लेंगे, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे की क्लास ले लेंगे। तो यहाँ पे यूट्यूब पे थोड़ा टाइम ज़्यादा डिबेट किया जा सकता है। ऑनलाइन PGT हमारा चल ही रहा है, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो बहुत सारे बैच हर समय चलते रहते हैं। सी आंसर सर, दैट्स वेरी नाइस। तो ये इसमें प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे तो 2p रखा हुआ है और यहाँ पे एक ही p इन्वॉल्व है, फिर भी ये कैसे हो गया? इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है कि भाई प्रोबेबिलिटी जो कंट्रीब्यूशन है p ऑर्बिटल का, वो दिखा रहा है कि नहीं। sp2 में जो कंट्रीब्यूशन है, यानी कि p का परसेंटेज जो है वो कितना है? 2/3 × 100, और जो s का परसेंटेज है वो कितना है? 1/3 × 100, क्योंकि 3 में से 3 ऑर्बिटल है टोटल, उसमें से एक s है और 2p है। तो इसका मतलब ये कन्फर्मली ये 60.6 है और ये 33.3 है। ऐसा ही यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, और वो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दिख रही है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ठीक है। तो पहला बिल्कुल ठीक रिप्रेजेंटेशन है, जिसने पहला दिया बिल्कुल सही दिया। दूसरे को देखते हैं, दूसरे में भी वही चीज़ करनी है। पहले आप क्या करेंगे? 1/√3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस का 1/√6 का स्क्वायर करेंगे, प्लस का 1/√2 का स्क्वायर करेंगे। यस माइनस है तो माइनस यहाँ लगा देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, तो प्लस आएगा। 1/3 प्लस का 1/6 प्लस का 1/2 करके देखेंगे, 2 + 1 + 3 बिल्कुल 6/6 यानी कि 1 ही आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, नॉर्मलाइज तो हो गया। अब इसको देखेंगे, इसका p का कंट्रीब्यूशन क्या वास्तव में 2/3 है?
पी का कंट्रीब्यूशन क्या 2/3 है, तो वो देखेंगे। तो पी के कंट्रीब्यूशन के लिए क्या करेंगे, जो इसके कोफिशिएंट है -1/√6 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस का क्या 1/√2 का स्क्वायर कर देंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या आ जाएगा 1/6 आ जाएगा, और प्लस में क्या होगा 1/2 होगा, तो 6 करेंगे, 6 + 1 + 3 आ जाएगा, तो 2/3 ही है, बिल्कुल ठीक है। तो पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है। जब तीसरे को करने चलेंगे तो अगर ऊपर वाला ठीक है तो ये कैसे ठीक हो सकता है, क्योंकि तो नॉर्मलाइज ही नहीं है, तीसरे वाला तो नॉर्मलाइज ही नहीं है। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, सी इज द आंसर, 1 एंड 2 इज द आंसर, बिल्कुल ठीक आंसर कह रहे हो, क्योंकि तीसरा तो है ही नहीं। सी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चंस तो अच्छा था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, सी आंसर, दैट्स वेरी नाइस। तो एक दो क्वेश्चन जो पीछे रहा होगा छोटे वाला वो भी कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। देखो जरा ध्यान से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको आंसर बताना है, बस पढ़ लो एक बार क्वेश्चन को तब आंसर बताना। टेल मी द आंसर, यस। हाँ, उसके बाद लेंदी क्लासें ली जा सकती हैं, पर लेंदी तभी ली जा सकती हैं जब जनरली हाँ आपका कॉन्सेप्ट कंटेंट क्लियर हो। तो उसके लिए हम अनाउंस कर देंगे कि कब कौन सी क्लास होगी लेंदी और कब होगी छोटी क्लासें, वो हम बाद में अनाउंस कर देंगे। अभी तो आप ये क्वेश्चन कीजिए प्लीज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेट जेआरएफ के लिए बैच की अनाउंसमेंट हो चुकी है, 5 जुलाई से बैच स्टार्ट होने जा रहा है केमिस्ट्री फॉर यू का, और उसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि वैसे भी आज 15 जून हो चुका है। तो 5 जुलाई से जो बैच स्टार्ट शुरू होने जा रहा है उसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं केमिस्ट्री फॉर यू में। इफ यूड लाइक टू रजिस्टर यू मे डू दिस वन। टेल मी द आंसर नाउ। क्या है क्वेश्चन, XCF6 is a highly फ्लक्शनल distorted that cannot be described by simple VSEPR। VSEPR से ये ज्योमेट्री डिफाइन नहीं की जा सकती XCF6 की। अब पता नहीं आपको इस बात का पता भी है कि नहीं कि XCF6 की ज्योमेट्री जो होती है वो VSEPR से एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, आपको पता होगा आई थिंक सो। वो कह रहा है कि ऐसा क्यों है, बिकॉज लोन पेयर ऑन एक्स इज हाईली एक्टिव एंड causes several distortion। ये कह रहा है कि लोन पेयर जो होते हैं उसके हाईली एक्टिव होते हैं, इसलिए वो ऐसा हो रहा है। लोन पेयर ओपेक्स इज हाईली एक्टिव एंड कोज सेवर डिस्टोर्शन। दूसरा कह रहा है फ्लेक्सिबल बिहेवियर होता है। तीसरा कह रहा है लोन पेयर एक्स इज हाईली इनएक्टिव। ओहो, और भाई ऑप्शन भी अच्छे दे रखे हैं इसने, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। और मुझे लगता है कि आपका बॉन्डिंग वाला मामला गड़बड़ है। नेक्स्ट क्लास मैंने बता दिया, कल ही नेक्स्ट क्लास होगी। टॉपिक मैं बता देता हूँ, टॉपिक अगर जो भी टॉपिक आप कह दोगे, जो भी टॉपिक आप कह दोगे बता देंगे। पहला और दूसरा कह रहे हैं वो कह रहे हैं पहला और दूसरा, ए बताया विष्णु गुप्ता ने और ब्लैक स्क्वाड गेमिंग ने भी बताया। पहली बात तो ये कि जो भी क्वेश्चन आज आपने देखे वो अच्छे क्वेश्चन थे कि नहीं, ये आप मुझे बता दीजिए। जो भी क्वेश्चन मैंने दिखाया आपको वो अच्छे क्वेश्चन थे कि नहीं, टेल मी टेल मी टेल मी। ये सारे क्वेश्चन अच्छे थे कि नहीं, टेल मी टेल मी टेल मी। जो मैंने क्वेश्चन आपको दिखाए हैं वो सारे क्वेश्चन बढ़िया थे कि नहीं, पहले तो यही बताओ। तभी तो अरे भाई, तभी तो आपको कंसिडर करते हैं कि भाई हाँ बच्चे अच्छा क्वेश्चन बता रहे हैं, बच्चों को कुछ फायदा हो रहा है तो इनकी क्लास लगाए। मैनेजमेंट तभी कंसिडर करती है। ये मैं HPSC में भी कहता हूँ कि टेल मी टेल मी टेल मी। आप बताना पड़ेगा कि हाँ आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, आपको क्वेश्चन अच्छे लगे कि नहीं लगे। यस, कैप्ड ऑक्टाहेड्रन एंड डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रन में क्या डिफरेंस है सर? अरे वो तो बता देंगे, पहले तो बताओ। दैट इज वेरी, लाखन शर्मा यहीं पे सारी केमिस्ट्री सीखेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाखन शर्मा यहीं पे सारे क्वेश्चन, वी कैन से दैट केमिस्ट्री सीख लेंगे भाई साहब। लाखन शर्मा यहीं पे सारी केमिस्ट्री सीख लेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अरे जो 4-4 5-5 घंटे क्लास यूट्यूब पे ले रहे हैं उनसे पूछो ना लाखन शर्मा जी, वहाँ पे तो उनके पास टाइम भी है, वो बता भी देंगे। हमारे पास तो टाइम नहीं है, तो हम क्या बता देंगे आपको बाबू जी। उनके पास टाइम है और उन्हें लोग भी बहुत ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज भी अच्छी है, हमसे नॉलेज भी बहुत बढ़िया है उन पर लाखन शर्मा जी। तो उनसे पूछिए जिनके पास बच्चे भी खूब आते हैं और वो टाइम भी खूब देते हैं यूट्यूब पे, दैट्स वन। उनके पास नॉलेज भी हमसे ज़्यादा है, तभी तो बच्चे ज़्यादा जा रहे हैं बाबू जी। टेल मी द आंसर। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। लोन पेयर ओपेक्स इज हाईली एक्टिव। हाईली एक्टिव होने की वजह से डिस्टोर्शन होता रहता है, हाईली एक्टिव है इसलिए वो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लाइक क्वेश्चंस कभी डाउट को क्लियर कर देते हैं, कभी मत नहीं कह रहे थे, वो सभी कहना चाह रहे होंगे। आई थिंक सो वो सभी कहना चाह रहे हो। अब वहाँ कभी लिखा गया तो उनकी कोई गलती नहीं है बेटा, आपकी कोई गलती नहीं है, ये कभी क्या सभी बना दो बेटा। दूसरा कह रहा है कि वहाँ पे जनरली क्या होगा, दूसरा क्या है वहाँ पे जनरली, दूसरी चीज़ वो क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है यस सर आपके लाइक क्वेश्चन ब्लैक स्क्वाड गेमिंग ने कहा, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा फ्लेक्शनल बिहेवियर, बिल्कुल ठीक है, ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। और जब ये पहला ट्रू है तो तीसरा तो फाल्स होना ही है। तो आंसर क्या होगा, 1 and 2 इज द आंसर। ए आंसर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं देखिए, उनको नहीं देखते हैं क्या मतलब, अरे देखिए भाई सबको देखिए, उसमें क्या है, सबको देखिए। ओहो, वो तो भाई साहब अच्छे टीचर हैं, उनको तो देखना ज़रूरी है, क्योंकि जब अच्छे हैं तभी तो इतने सारे लोग हैं वहाँ पे। XCF6 also poses 6 bond pair and lone pair, you know very well, that is very important। तो
जो लोन पेयर डिस्टोर्टेड लोन पेयर सेटल्स हो जाता है फेस सेंटर के बीच में, इसलिए वो फ्लक्सनल बन जाता है। दैट इज द गुड क्वेश्चन सो फार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन और दिखाता हूँ, देखो जरा ध्यान से क्या कह रहा है। डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज 1.57 डी। क्लोरोबेंजीन का डायपोल मोमेंट इतना है। रेशो ऑफ डायपोल मोमेंट 1:2 ऑर्थो एंड 1:3 मेटा क्या होगा? 1:2 ऑर्था का और 1:3 मेटा का क्या होगा? जो आपका क्या है, अरे भाई साहब डायपोल मोमेंट का रेशो है। डायपोल मोमेंट का रेशो क्या होगा? टेल मी डायपोल मोमेंट का रेशो पूछ रहा हूं मैं आपसे। टेल मी डायपोल मोमेंट का रेशो क्या होगा? तो डायपोल मोमेंट तो आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है। डायपोल मोमेंट का रेशो क्या होगा? टेल मी यस पोलरिटी ऑफ बॉन्ड में आता है डायपोल मोमेंट का टॉपिक। तो टेल मी डायपोल मोमेंट का रेशो क्या होगा? टेल मी द आंसर। आप मानते नहीं है सर, आपसे अच्छा टीचर कोई नहीं है केमिस्ट्री के फील्ड में। ओ माय गुडनेस भाई साहब, ब्लैक स्क्वाड गेमिंग नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, इतने सारे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा कैलिबर भी है। 4-4 5-5 घंटे क्लास लगातार ले लेते हैं, तो दैट इज़ द कैलिबर है, अच्छे टीचर्स हैं। टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एज वेल। ये देखो जरा ध्यान से, 1:2 का कह रहा है और दूसरा क्या 1:3 का कह रहा है, दिस वन। इनका डायपोल मोमेंट कह रहा है। तो डायपोल मोमेंट जनरली डिपेंड करता है थीटा एंगल्स पे भी। यू नो दिस वन, थीटा एंगल पे डिपेंड करता है कि नहीं करता? बिल्कुल करता है सर। तो क्या होता है आपको पता है, म्यू ए स्क्वायर प्लस म्यू बी स्क्वायर प्लस का 2 म्यू ए म्यू बी कोस थीटा, ऐसे आप लिखते हैं उसको। तो अगर म्यू ए और म्यू बी सेम हो जाए तो म्यू स्क्वायर 2 म्यू स्क्वायर कोस थीटा। यानी दूसरी भाषा में अगर कहा जाए तो ये क्या बन गया 2 म्यू स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा, ऐसी कुछ वैल्यू बनती है। 2 म्यू स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू बनती है। ठीक है, अब 1:2 क्लोरो के लिए क्या और 1:2, हाँ वही आपको सिर्फ देखना है 1:2 डाई क्लोरो में क्या है और 1:3 डाई क्लोरो में क्या है। ऐसे आप देखते हैं, ये आपका होता है दिस वन, ये म्यू आर है, ये आपका म्यू है, ये आपका म्यू है। तो म्यू तो सेम ही है, बस कोस थीटा पे डिपेंड करेगा वो। तो थीटा एक बार आप कितना रख दोगे बेटा, थीटा यहाँ पे कितना रखोगे, यहाँ पे रखोगे 60 और यहाँ पे क्या रखोगे 120, तो वैल्यू डालो। तो म्यू जब आप देखोगे 2 म्यू स्क्वायर, तो जब रेशो करोगे उसका दोनों का तो क्या बोलोगे, देखो म्यू स्क्वायर ये हो रहा है, म्यू आर स्क्वायर रिजल्टेंट बोलते हैं इसको। म्यू आर का मतलब है म्यू रिजल्टेंट, तो म्यू रिजल्टेंट का रेशो आपको करना है। तो क्या होगा म्यू रिजल्टेंट स्क्वायर बराबर 2 म्यू स्क्वायर किसका 1:2 का कह दो, इक्वल टू क्या 2 म्यू स्क्वायर 1 प्लस कोस का 60 बोल दोगे आप, और म्यू आर 1:3 का होगा। अब आप आंसर बताओ रे, अब मैं नहीं बता रहा आंसर। 2 म्यू स्क्वायर 1 प्लस कोस 120 हो जाएगा, दैट द आंसर। अब आप आंसर बता सकते हैं, टेल मी द आंसर नाउ, टेल मी द आंसर नाउ। अब दोनों का रेशो करना है, म्यू आर स्क्वायर 1:2 अपॉन म्यू आर स्क्वायर 1:3, और साथ में क्या फिर म्यू आर 1:2 और म्यू आर 1:3 का रेशो कर देना है। अब आंसर बताओ क्या हो। 1 प्लस कोस 60 की वैल्यू डाल दो, कोस 60 कितना होता है, और 1 प्लस कोस 120 की, तो कोस 60 कितना होता है साइन 30 होता है, और साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है, तो ये तो 1/2 हो गया। तो ये तो सर रेशो जब करूंगा 2 म्यू स्क्वायर 1 प्लस 1/2 हो गया, और नीचे क्या 2 म्यू स्क्वायर 1 माइनस 1/2 हो गया। सर ये तो 3/2 अपॉन 1/2 हो गया, यानी कि तो 3 हो गया, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब इसका रेशो क्या हो गया √3 हो गया सर। 1:2 और 1:3 का रेशो क्या हो गया सर √3, यानी कि 1.7 के आसपास आ गया सर। क्वेश्चन देखो सर, 1.7 हो गया सर। टेल मी द आंसर सर। हाँ इसमें लेंथी क्लास भी ली जाएगी, अभी तो छोटी छोटी क्लासें ले रहे हैं हम जानबूझ के। यस हाँ, थोड़ा सा वो है कि भाई जैसे एचपीएससी में हमने छोटी छोटी क्लासें ली थी, उसके बाद हमने एचपीएससी में बड़ी बड़ी क्लासें ली, ऐसे यहाँ पे कर रहे हैं, पहले छोटी छोटी क्लासें ले रहे हैं फिर बड़ी बड़ी क्लासें लेंगे। टेल मी द आंसर। अब इसमें अगर नहीं बताया जा रहा आपको, भाई बॉन्डिंग नहीं बताई जा रही कि भाई बॉन्डिंग के अच्छे क्वेश्चंस थे, तो दूसरा टॉपिक ले लेते हैं। भाई बॉन्डिंग तो हमारे पास है ही, बॉन्डिंग का तो हम जनरली क्वेश्चन कर ही रहे हैं, और क्वेश्चंस ले लेते हैं। यस टेल मी द आंसर। आप लोग हाँ क्वेश्चंस की कमी मत मानना, क्वेश्चन का तो भंडार है, और अगर ये जानना है कि भाई क्वेश्चंस का भंडार है तो आप जान सकते हैं क्वेश्चन का भंडार है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल जान सकते हैं मास्टर जी, तो क्वेश्चंस का तो भंडार है यहाँ पे। ये पुराने क्वेश्चंस आ गए मास्टर जी तो।
और क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। गोटेड सर कह रहे हैं लाखन जी, तो जो ये बात है ये गोटेड कह रहे हैं, वो क्या मिला आपको गोटेड सर? जीमेल में रह गया होगा वो क्वेश्चंस। सब टेक्निकल हो गया अब तो, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। ये कल वाली फाइल है बेटा, बॉन्डिंग का तो आपका हो चुका, जो करना था आपने कर लिया। कल वाली फाइल से ले लेता हूँ। ये कल वाली फाइल है, जो रह गए थे कहीं ना कहीं पे क्वेश्चंस, वो ले लेता हूँ। टेल मी द आंसर, कल वाली फाइल के। सर मैंने आंसर के लिए बोला था, कौन सा आंसर के लिए बोला था? टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। यस टेल मी दिस वन। हाँ ये काइनेटिक्स वाले हैं जो कल के रह गए थे, हमारे पास टाइम था तो हमने सोचा चलो वो क्वेश्चन कर देते हैं, क्योंकि यू आर द चैंपियन इन बॉन्डिंग आल्सो काइनेटिक्स आल्सो, तो पीछे वाला बैकलॉग तो क्लियर करें जो पीछे वाला आया हुआ था। टेल मी द आंसर। ई प्लस एस ये है, ई एस से ये बना हुआ है, टी एफ आर का क्वेश्चन है। टेल मी दिस वन, द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस गिवन बिलो। तो आई थिंक सो दैट बॉन्डिंग के क्वेश्चंस तो आपको अच्छे लगे होंगे। हाँ मैनेजमेंट का आता है वो तो जनरली बताते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है? ई प्लस एस आपको दिया हुआ है, K1 K2 के थ्रू गया हुआ है, और यहाँ बना है ES, और दूसरा ES जो है वो K3 K4 के थ्रू आपका बना हुआ है, और वहाँ बना है P प्लस E, और दोनों से मिला के E प्लस ई से P प्लस E बना हुआ है। आपको इक्विलिब्रियम बताना है। तो इक्विलिब्रियम तो आपको पता है, इक्विलिब्रियम अगर एडिशन के द्वारा आ रहा है तो इक्विलिब्रियम कैसा होता है? मल्टीप्लिकेटिव होता है नेचर में। इक्विलिब्रियम कैसा होता है? मल्टीप्लिकेटिव होता है नेचर में। यू नो वेरी वेल। कैसे कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि अगर इसमें K1/KT देखा जाए तो क्या होगा? ES अपॉन E इंटू एस होगा। बिल्कुल ठीक है मास्टर जी। और यहाँ पे अगर K3 अपॉन K4 देखा जाए तो क्या होगा? PE अपॉन ES होगा। बिल्कुल ठीक है मास्टर जी। और अगर यहाँ पे के इक्विलिब्रियम पूरा देखा जाए तो क्या होगा? PE अपॉन E इंटू एस होगा। बिल्कुल ठीक है मास्टर जी। और अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, इनको दोनों को जोड़ने से यही तो आ रहा है, दोनों को जोड़ने से यही आ रहा है मास्टर जी। बिल्कुल PES। अगर मैं इसमें PEES में ऊपर नीचे ES का गुणा कर दूं, ऊपर नीचे ES का गुणा कर दूं, तो क्या होगा? ES और साथ में क्या? ES के साथ क्या कर दिया? ES का गुणा कर दिया। तो क्या मिल रहा है? देखना जरा, देखना क्या मास्टर जी। एक तो ये मिल रहा है ES अपॉन ES, और दूसरा ये मिल रहा है P अपॉन ES। तो P अपॉन ES क्या हो गया? P अपॉन ES तो सर K3/K4 हो गया। और ES अपॉन ES क्या हो गया बेटा? ये आपका K1/K2 हो गया। आपको पता है अगर दो इक्विलिब्रियम को जोड़ने से तीसरा इक्विलिब्रियम आ रहा है तो वो किस में चले जाते हैं? मल्टीप्लाई में। तो क्या बनेगा? K3/K4 इंटू K1/K2। तो आंसर होगा K1 K3 अपॉन का K2 K4। आंसर K1 K3 अपॉन K2 K4, आंसर ये आएगा। तो ये क्वेश्चंस था, काइनेटिक्स में रखा हुआ था। वैसे ये क्वेश्चन इक्विलिब्रियम का है। दो इक्विलिब्रियम को जोड़ने से अगर तीसरा इक्विलिब्रियम आ रहा है तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा तीसरे वाले का, वो पहले दोनों का गुणनफल होता है। आपने पढ़ा हुआ है। मान लीजिए कि इक्विलिब्रियम है A प्लस बी, और दूसरा है B प्लस सी, और इससे आ रहा है A से C, और इसका इक्विलिब्रियम मान लो K1 है, इसका K2 है। के इक्विलिब्रियम 1 है, के इक्विलिब्रियम 2 है मान लीजिए, तो इसका के इक्विलिब्रियम क्या आएगा? बिल्कुल दोनों को जोड़ने से आ रहा है, 1 + 2 से आ रहा है 3, 3 जो है 1 + 2 से आ रहा है। तो इक्विलिब्रियम कैसे आएगा? के इक्विलिब्रियम 1 इंटू के इक्विलिब्रियम 2 इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम 3। ये पूरा भारत जानता है। अगर घटाने से आ रहा हो तो डिवाइड हो जाता है, जोड़ने से आ रहा हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है जी। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। टेल मी द आंसर। आंसर आप बता नहीं रहे हो। टेल मी द आंसर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप नहीं बता रहे तो उसका तो कोई इलाज है नहीं हमारे पास। टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एज वेल। उसका कोई इलाज नहीं हमारे पास। टेल मी द क्वेश्चंस ऑफ दिस आंसर। हाँ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस यू नो वेरी वेल। हाँ बॉन्डिंग में रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था तो काइनेटिक्स लगा ली मैंने। अब काइनेटिक्स में भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो क्लास बंद कर दूंगा मैं। यही मेरे पास ऑप्शन होते हैं। आई डोंट हैव मोर ऑप्शंस। मेरे पास ऑप्शंस बिल्कुल क्लियर कट है।
अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आंसर नहीं आता तो मैं दूसरा टॉपिक चेंज करके देखता हूँ, अगर फिर उस टॉपिक में भी आंसर नहीं आ रहा तो फिर मैं क्लास बंद कर देता हूँ। सो सिंपल, दैट इज द बेसिक वे, दैट इज द बेसिक वे ऑफ मेकिंग क्लास इंटरेक्टिव। भाई क्लास को इंटरेक्टिव बनाना चाहते हैं और आंसर आ नहीं रहे तो क्या करो, टॉपिक बदल के देख लो। अगर टॉपिक से भी नहीं बदलने रहा तो क्लास छोड़ दो, सिंपल है बात। यस, टेल मी द आंसर क्या है। ये आपका ए से बी से सी गए आप, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन लिखा हुआ है। अगर यूनिमोलिकुलर लिखा है तो इसका मतलब ए से बी और बी से सी है। मल्टी स्टेप सिंथेसिस है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, तो जितना आपका यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस हैं, जितना आपका मोलिकुलरिटी होगी, मल्टी स्टेप सिंथेसिस में जितनी मोलिकुलरिटी होती है उतनी ऑर्डर होती है। इसमें साफ शब्दों में लिखा है क्या, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, ये लिख रखा यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, साफ शब्दों में लिखा है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, मल्टी स्टेप सिंथेसिस है। मल्टी स्टेप सिंथेसिस के लिए मोलिकुलरिटी ऑर्डर के बराबर होती है, इसका मतलब ऑर्डर फर्स्ट है। और अगर ऑर्डर फर्स्ट है तो ए क्या होगा, ए होगा ए नोट ई की पावर माइनस के बाई टी। दिस वन आंसर ए आएगा पक्का, ए इक्वल टू ए नोट ई की पावर माइनस के टी आएगा आंसर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये पूछ रहे थे कल की क्लास कब है, अरे कल की तो क्लास तब होगी जब आज की क्लास के आंसर दोगे आप। जब अब आज की क्लास का आंसर नहीं दोगे तो फिर कल की क्लास का क्या करेंगे। This one, tell me the answer of this question. Yes, that's good. That's good. Tell me the answer of this question so far. चलो इसका भी आंसर नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं, क्लास को यहीं खत्म करते हैं अपनी बात कह के। यस, तो आज मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया, केमिकल बॉन्डिंग के कुछ क्वेश्चन बताए, आपको अच्छे लगे तो ठीक, नहीं लगे तो कोई बड़ी बात नहीं। यस, CSR JRF नेट के लिए, IIT गेट के लिए, IIT जैम के लिए, UPSC जियो केमिस्ट के लिए, UPSC IS केमिस्ट्री ऑप्शनल के लिए, किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए और PGT केमिस्ट्री के लिए। इफ यू लाइक टू ज्वाइन देन यू मे कॉन्टेक्ट अस, यू मे कॉल अस एट दिस नंबर। इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन बेसिस की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आप किसी भी कोर्स को परचेज करने के लिए इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और केमिस्ट्री अगर सीखना है CSR JRF नेट के लिए, IIT गेट के लिए, जैम के लिए, IIT असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 5th जुलाई। बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 5th जुलाई, गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 5th जुलाई। 5 जुलाई से बैच स्टार्ट होने जा रहा है। 5 जुलाई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। दूसरा बैच, फर्स्ट बैच ये है। सेकंड बैच जो है वो आपका है कब से, ओबियस फर्स्ट बैच 5 जुलाई से, सेकंड बैच 1 अगस्त से, जो कि पेपर के बाद है। दिस वन, 2 बैच है यहाँ पे, फर्स्ट बैच सेकंड बैच। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं दोनों बैच के लिए। इफ यू वुड लाइक टू रजिस्टर देन कॉल एट दीज नंबर्स। ये जनरली इन्फॉर्मेशन है मेरी तरफ से, आप आए जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं कर पा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर क्योंकि हमें तो नेक्स्ट टाइम से हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे उसे और आगे ले जाने की, क्योंकि आपका जनरली रिस्पॉन्सिव होना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं हम बोलते रहें और आप आंसर ना दे तो दैट इज नॉट वी कैन से दैट। तो क्या लिखा है, कंसंट्रेशन ऑफ पेज चेंजेस फ्रॉम 0.1 टू 0.02 फाइन 40 मिनट्स। रेट ऑफ द रिएक्शन बताना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेल मी द आंसर। क्या कह रहे हैं आप, 0.1 से अगर आप 0.5 पे जाएं, अगर आप 0.25 पे जाएं, ऐसे करते हुए अगर आप जा रहे हैं 0.1 से आप 0.1 की जगह क्या हो सकता है बेटा, 0.05, उसके बाद 0.025, ये आप कह सकते हैं। इसके लिए अगर आप 40 मिनट ले रहे हैं तो इसका मतलब आप 2 एक टी हाफ ये हो गया, एक टी हाफ ये हो गया, तो 2 टी हाफ आपका 40 मिनट है और आपका टी हाफ आपका 20 मिनट्स है। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में बात चल रही है, साफ शब्दों में फर्स्ट ऑर्डर लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में जनरली आप इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता आपका टी हाफ, तो इसका मतलब टी हाफ 20 मिनट्स है, तो के क्या होगा 0.693 अपॉन टी हाफ यानी कि 20 होगा। लेकिन उसको वो नहीं चाहिए, उसको चाहिए रेट ऑफ द रिएक्शन। इट इज व्हाट, इट इज नॉट रेट, इट इज रेट कांस्टेंट। तो रेट क्या होगा, रेट होगा आपका K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A, और K आपका कितना है 0.693 अपॉन 20 इंटू A कितना है, A आपका है 0.01, ये आपका आंसर होगा। रेट चाहिए उसको, रेट कांस्टेंट नहीं चाहिए उसको, क्या चाहिए, रेट चाहिए। तो A की वैल्यू रखो, K की वैल्यू रखो, यू गेट द रेट। रेट कांस्टेंट इतना आएगा और रेट इतना आएगा। तो ये क्वेश्चंस भी मैंने कर ही दिया,
दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरा टाइम भी जनरली हो गया क्लास का 1 आवर्स जो हमने कहा था। आप आए जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको क्लास समझ में आई हो तो आप नीचे भी कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो इन नंबर्स पे भी कमेंट कर सकते हैं कि यूट्यूब यस ऐसे करके लिख सकते हैं कि यूट्यूब पे हमें जो बातें बताई गई वो हमारी समझ में आई। ये थी आपकी क्लास कोरस्पोंडिंग टू केमिकल बॉन्डिंग। आप आए जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। If your friends, your colleague or your juniors would like to join the coaching in chemistry for you, then tell them that coach class is going to start from 5th July and we can say 1st August. Thank you for cooperation.